शुरू करते हैं। आपका मैं कहाँ तक करा चुका हूँ, तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। क्यों आया? तो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी सत्ता में और क्लेमेंट एटली क्या बने, आपके प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत को अब आज़ादी दी दी जाए, क्योंकि लेबर पार्टी का झुकाव किसकी तरफ माना जाता है, तो भारतीय जो नेता थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनकी तरफ माना जाता था। तो उस कंडीशन में कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे आपके, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन और तीनों के तीनों ये उनके कैबिनेट के मंत्री थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, कैबिनेट मंत्री कहा गया है या कैबिनेट मिशन के नाम से ये जाना गया। ठीक, कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने भारत में क्या किया, तो संविधान सभा का गठन किया और भारत में क्या कराए गए, आपके चुनाव कंडक्ट कराए गए। ये चुनाव आपके कैसे थे, तो ये चुनाव आपके डायरेक्ट ना होकर ये कैसा था, तो जो प्रांतों की विधानसभाएं थी तो वहां से उन लोगों को चुनकर भेजा जाना था। तो टोटल सीट्स जो उस टाइम पे निर्धारित की गई थी आपकी, ठीक है, 389 थी। 389 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 292, 93 एंड 4, 292, 93 और 4। 292 ये वो लोग थे जो ब्रिटिश, जो आपके क्या थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, उन ब्रिटिश प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उन लेजिस्लेटिव असेंबली से इन लोगों को चुना गया था बाय द मैनर ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर 93 लोग वो थे जो राजे रजवाड़ों से आपके चुनकर आए थे, ठीक है, उन्हें वहां से राजे रजवाड़े जो नवाब थे उन लोगों ने मनोनीत किया था। और 4 लोग वो थे जो ब्रिटिश कमिश्नरीज से चुन के आए थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, दिल्ली, कुर्ग, मेवाड़, अजमेर और बलूचिस्तान। तो इस तरह से अगर देखें तो टोटल कितने सीटों पर आपका चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों पे चुनाव हुआ, यानी 294 और फिर आपका कौन सा 4, तो ये 292 और 4 यानी 296 पे क्या होता आपका इलेक्शन हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रधान 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिस सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवल, जो उस टाइम के वर्तमान में वाइसरॉय थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके डिप्टी प्रेसिडेंट थे, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से क्या हुआ आपका, टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो ये भी आता है कि कौन कौन से लोग आपके इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, ये वो लोग हैं, ठीक है, जो कि किस में नहीं थे आपके, तो ये लोग आपके संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद से अगर आ जाइए कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, तो कांग्रेस को 292 में से 208 सीट्स मिली थी, ठीक है। कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, तो कांग्रेस को आपको 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को 73, ठीक है। और बाकी की जो सीट्स आपकी बच गई 11 सीट्स, वो किसके पास थी, तो वो अदर्स के पास थी, यानी बी आर अम्बेडकर वगैरह इनके पास थी, ठीक। पहली बार फर्स्ट टाइम बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल प्रोविंस। तो पहली बार भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे, तो पहली बार भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए थे, ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन his seats goes to the पाकिस्तान, देन ही इनके लिए क्या हुआ कि इनके लिए फिर पुणे से सीट खाली की गई और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर है। आफ्टर द पार्टीशन ही इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। पार्टीशन के बाद ये बॉम्बे से चुनकर आए। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका कि पहली बार भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे, या उसके बाद बंटवारे के बाद भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। अब जाहिर सी बात है संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपकी, ये लिखेंगे आप,
9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ पे हुई थी? तो जो आपकी सेंट्रल आपकी जो केंद्रीय आपका संसद है, ठीक है, तो उसी की सेंट्रल जो असेंबली है उसी के अंदर, ठीक है, सभी की बैठक की गई थी, लेकिन बायकॉटेड बाय मुस्लिम लीग, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब हुआ क्या कि बात आई किसकी चुनाव किया जाए, अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फ्रेंच, जैसे कि फ्रांस में होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे क्या कर लिया जाता है, तत्कालीन यानी उस टाइम पे अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो फ्रांस के तर्ज पर क्या किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि क्या थे, आपके सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उन्हें तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया, यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो संविधान सभा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष या एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हुआ क्या, एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है तो आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी, लोकसभा स्पीकर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है तो लोकसभा स्पीकर का भी कार्यकाल 5 साल होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल होता है कि जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए, यानी जब तक नई लोकसभा चुन नहीं ली जाती और नई लोकसभा की पहली बैठक हो नहीं जाती, तब तक उस स्पीकर का कार्यकाल होता है जो पुरानी लोकसभा में थे। जैसे ही नए लोकसभा की बैठक होती है तो उस कंडीशन में वो उस बैठक से पहले क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन लोगों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, तो ऐसा पढ़ोगे आप आर्टिकल 99 में कि उन्हें शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय का होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, एक मेंबर को जिसे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करते हैं उसे सदस्य उसे शपथ दिला देते हैं, बाकी उनके बिहाफ पर वो बाकी लोगों को क्या करता है, सदस्यता की शपथ दिलाता है। तो सेम कंडीशन में क्या क्या होगा, लॉर्ड वेवेल ने क्या होगा, लॉर्ड वेवेल ने भी क्या क्या होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करके शपथ दिला दी होगी, बाकी के लोगों को शपथ दिलाने का काम किसका होगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को होगा। तो लिखेंगे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट या फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे आपके, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर संविधान सभा की अगली बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 लिखेंगे आप। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अंत तक रहेंगे। कुछ दिनों के बाद, ठीक है, आप देखोगे कि संविधान सभा का वाइस प्रेसिडेंट कौन था आपका, तो एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा का, ठीक है, उपाध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। इनका चुनाव आपका बाद में किया गया है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे आप, नेक्स्ट बैठक हुई 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, और संविधान बनाने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू proposed the proposal
proposed the proposal to form constitution. To form constitution. पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, इसे ही प्रस्तावना कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीएम्बल. यानी प्रस्तावना किसने पेश की थी संविधान बनाने की? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और इसे ऑब्जेक्टिव प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव प्रपोजल. इसे ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है. इसके बाद से अगर पूछे कि संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक था, तो आपका ये 11 यानी 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपका क्या था, संविधान सभा का पहला ये सेशन था आपका. इसके बाद से याद रखेंगे आप, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? तो ये थे आपके डॉक्टर बी.एन. राव. ये थे आपके डॉक्टर बी.एन. राव. नोट करके बी.एन. राव के बारे में 2-4 लाइन और लिख लेंगे. नोट करके 2-4 लाइन लिख लेंगे आप बी.एन. राव के बारे में. लिखेंगे, he was the first judge in ICJ from India. भारत के तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त होने वाले ये पहले जज हैं. अगर पूछे कि कौन सा भारतीय जज अध्यक्ष बना है, तो वो नागेंद्र सिंह. ठीक है. लेकिन पहले जज और जो ICJ में नियुक्त हुए थे वो कौन थे आपके? तो मिस्टर बी.एन. राव. इसके बाद लिख लेंगे ICJ कहाँ है आपका? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग. कहाँ है आपका? हेग में है, नीदरलैंड्स. ठीक है. कहाँ है आपका? नीदरलैंड्स. इसके बाद लिखेंगे आप, इसके बाद पहले फर्स्ट speech was given by. ठीक है. यानी संविधान में पहले वक्ता कौन थे? तो ये थे एस राधा कृष्णन. यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा में आपके पहले वक्ता थे. ठीक है. अब संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा है, तो आपको पता ही है, तो पहले भी लिखवा चुका हूं मैं. 11 महीने, 2 साल, 2 years, 11 मंथ, 11 महीने और आपका 18 दिन. ये पहले भी लिखवा चुका हूं मैं आपको. उसके बाद से कितना खर्चा आया था, तो अप्रोक्स 64 lakhs आया था. ये भी आप लिख चुके हो. ठीक. कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 सेशंस आए थे. 11 सेशन, 165 सीटिंग्स हुई हैं आपकी बैठकें. ठीक. अगर पूछे लास्ट रीडिंग, जो एग्जाम अक्सर आता है, लास्ट रीडिंग या तृतीय वाचन या थर्ड रीडिंग के नाम से जिसे जानते हो आप, जिसे आप किसके नाम से जानते हो? थर्ड रीडिंग के नाम से भी जानते हो. ये कब से कब तक था? ये नेहरू के बर्थडे से लेके 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 ये संविधान सभा का अंतिम वाचन था. ठीक है. ऑन 26 नवंबर
on 26 November we accepted our constitution. ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान स्वीकार कर लिया। ध्यान रखिएगा, अभी स्वीकार किया है, आपने लागू नहीं किया है। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को वी एक्सेप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद से इलेक्शन एंड प्रोविजन implemented on that day। तो लिखेंगे नागरिकता, निर्वाचन व अस्थायी प्रावधान इसी दिन लागू कर दिए गए। सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड टेम्पररी प्रोविजंस आर इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट डे। नागरिकता, निर्वाचन व अस्थायी प्रावधान इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन implemented on 26 जनवरी 26 जन 1950। बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अब 26 जनवरी 1950 को लागू होने का क्या कारण, तो आप इतिहास में पढ़ोगे हिस्ट्री में कि कब की बात है, ये आपका 1929 की बात है, दिसंबर 1929 की बात है। ठीक है, दिसंबर 1929 जब कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर एट लाहौर। कहाँ हो रहा था आपका? लाहौर में हो रहा था। तो वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उस कंडीशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था कि आने वाली 26 जनवरी से हम क्या मनाएंगे? अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इस बात को याद रखते हुए नेहरू ने कहा कि ऐसा है कि आजादी तो हमें मिल गई है 15 अगस्त 1947 को, अब उस दिन का भी महत्व कम ना हो। तो कहा गया कि जहां 2 महीने इतने दिन संविधान के बिना काम चल ही रहा था, तो बाकी क्या है कि बाकी के बिना भी काम चल ही जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बाकी के बिना भी आपका काम चला दिया गया। यहां तक आपने लिख लिया होगा, हेडिंग डाल देंगे आप। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल, आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल लिख लेंगे आप, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो आप लिख लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा मंत्रालय था। तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय था, फिर कॉमनवेल्थ रिलेशन राष्ट्रमंडल संबंध ये इनके पास था, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी गृह मंत्री। ठीक है, या डिप्टी पीएम भी आपके कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था फूड एंड एग्रीकल्चर।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था आपका एजुकेशन। फिर डॉक्टर जॉन मिथाई के पास था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सरदार बलदेव सिंह के पास था आपका डिफेंस, रक्षा। जगजीवन राम के पास था आपका लेबर, श्रम। बी आर अम्बेडकर आपके कानून मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य। और राजकुमारी अमृता कौर पहली कैबिनेट मिनिस्टर है, पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी कैबिनेट मिनिस्टर। और श्री आर के सन्मुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे आपके, आर के सन्मुखम चेट्टी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्ट्री था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री था। ये लिख लिया आपने? एक बार ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये लिख लेंगे आप, ठीक है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक हुई थी और वी साइन एंड एक्सेप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी दिन संविधान सभा ने क्या कर लिया, साइन कर लिया था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 शेड्यूल थे और 22 भाग थे। 26 जनवरी को संविधान आपका क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर। और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये भी आपने लिख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, फिर लिखेंगे आप ड्राफ्टिंग कमेटी। लिखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना, प्रारूप समिति, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। बाकी के 6 सदस्य थे आपके के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, जिन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, टी टी कृष्णमाचारी, और इन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी की फोटो है आपकी। ये भी हो गया होगा आपका। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको 4 लोग दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था या कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। फॉर एग्जांपल क्या देगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उस कंडीशन में आपको कहना होगा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने की वजह से ही बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान का पिता का दर्जा दिया गया, यानी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाते हैं, तो मिस्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का या संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे। इसके बाद एक तरफ लिखेंगे आप कमेटी और दूसरी तरफ लिखेंगे आप अध्यक्ष। एक तरफ क्या लिखेंगे आप, कमेटी, और दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष। पहली कमेटी आपकी यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दूसरा आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। और तीसरी कमेटी है स्टेट कमेटी, राज्य समिति, ठीक है। यानी जो जितने भी प्रोविजनल के अलावा जितने भी आपके बाकी लोग थे, यानी राज्य रजवाड़े थे, उनके साथ नेगोशिएशन के लिए
स्टेट कमेटी का गठन किया गया था। इन तीनों कमेटी के चेयरमैन थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी प्रांतीय, ठीक है, संविधान समिति। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूड एरियाज, सलाहकार्य समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय से संबंधित क्षेत्र। इस कमेटी के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है रूल्स एंड प्रोसीजरल कमेटी, यानी नियम व संचालन समिति। स्टीयरिंग कमेटी, यानी संचालन समिति आ गया, पहला हो गया रूल एंड प्रोसीजर, विधि एवं प्रक्रिया समिति। दूसरा आपका संचालन समिति। नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, अगर केवल कह दे फ्लैग कमेटी तो उस कंडीशन में जेबी कृपलानी, अगर नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी के पास था, और माइनॉरिटी सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी के पास था। ये सब कमेटी वल्लभ भाई पटेल के अधीन थी, ठीक है। ये सब कमेटी किसको हेल्प करने के लिए थी? तो वल्लभ भाई पटेल को हेल्प करने के लिए थी। जेबी कृपलानी से संबंधित एक क्वेश्चन और भी आता है आपका, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 1947 की कोई भी घटना आ जाए और अगर आपसे पूछे कि उस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस कंडीशन में आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे जेबी कृपलानी। In 1947 when we got independence, at that time JB कृपलानी was the Congress president। तो जब हमें 1947 में आजादी मिली तो उस टाइम पे जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस टाइम पे जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लिख लिया आपने? चलिए आगे। इसके बाद से ये आपने लिख ही लिया है, ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 को जब नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी ये फोटो है आजादी की घोषणा करते हुए, ठीक। तो ये आपने कर ही लिया, कमेटीज हो गई आपकी। अब फाइनल रीडिंग भी आपने लिख ही लिया था, ये भी हम कर ही चुके हैं। संविधान सभा का पहला सेशन 9 से 13 दिसंबर 1946। और एक नोट करके लिख लेंगे, वीटी कृष्णमाचारी वाज आल्सो इलेक्टेड एज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। वैसे 114 दिन लगे हैं आपके संविधान को पूरा ड्राफ्ट करने में। ये हो गया आपका। इसके बाद 2 लाइन और लिख लेंगे आप, ठीक है। लिखेंगे 22 जुलाई 1947। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली, ठीक है। नेशनल फ्लैग तिरंगा तो कई बार एग्जाम में आ जाता है। व्हेन वी रिप्लेस चरखा टू व्हील, हमने चरखा को व्हील से कब परिवर्तित चेंज किया है? तो 1947 में चरखे को व्हील से परिवर्तित कर दिया गया, ठीक। और इसे किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और 15 अगस्त 1947 को दो देश आपको आजाद हुए, दोनों को डोमिनेंट स्टेटस मिला, ठीक। ये आप लिख लेंगे बस। इसके बाद हम चलते हैं आपका, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब? तो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। इतना आपने लिख लिया होगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या था? संविधान का पूर्व स्टोरी थी, ठीक है। संविधान बनने की पूरी कथा थी। हम अगला जो लिंक भेजेंगे उसमें आपको हम क्या कराएंगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 2-4 पॉइंट जो रह गए होंगे वो करा देंगे। तो लाइन पर बने रहिएगा।
मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, तो दूसरा लिंक